प्रश्न एक, प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है, समझाइए। उत्तर, कुछ व्यक्तियों का मानना है कि प्रबंध एवं है, जबकि कुछ व्यक्तियों का मानना है कि प्रबंध विज्ञान है, इसीलिए हमें दोनों को जानना जरूरी है। प्रबंध विज्ञान, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान, अर्थात एक ऐसा ज्ञान जो व्यापक हो और जिसमें निश्चित नियम और सिद्धांत हो, उसे विज्ञान कहा जाता है। यह सब गुण प्रबंध में होने के कारण इसे विज्ञान कहा जाता है। प्रबंध एक कला, कला किसी भी कार्य को करने का श्रेष्ठ तरीका बताती है एवं उस कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। प्रबंध में भी यह गुण होने के कारण इसे कला कहा जाता है। नोट, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रश्न दो, प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है, समझाइए। उत्तर, प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। प्रबंधक जन्मजात होते हैं। इसका आशय यही है कि प्रबंधक मनुष्य के पारिवारिक गुणों से बनते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही योग्य, चतुर तथा अनुभवी होते हैं और वे दूसरों पर नियंत्रण तथा नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। प्रश्न तीन, प्रबंध एक पेशा है, समझाइए। उत्तर, पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान, दक्षता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तथा इस दक्षता का प्रयोग समाज के व्यापक हितों के लिए किया जाता है। प्रबंध में यह गुण होने के कारण इसे पेशा कहा जाता है। प्रश्न चार, प्रबंध के प्रमुख कार्यों को लिखिए। एक, नियोजन, प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य नियोजन करना है। नियोजन के अंतर्गत किसी कार्य को किस प्रकार, किस व्यक्ति से, कहां पर, किस विधि से, कितने समय में पूरा करना है, इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है ताकि निर्धारित समय में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। दो, संगठन, संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है मानव एवं मशीन का सामूहिक प्रयास। जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, संगठन कहलाता है। तीन, नियुक्तियां, प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, क्योंकि बिना नियुक्ति के संगठन का प्रबंध नहीं हो सकता। नियुक्ति कार्य हेतु बड़े बड़े उत्पादन में अलग विभाग खोला जाता है और इसी विभाग द्वारा नियुक्तियां की जाती है। चार, संचालन, संचालन प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है। इसे निर्देशन भी कहा जाता है। प्रबंध मस्तिष्क की भांति होता है। आठ, इसका कार्य संपूर्ण व्यवस्था व उद्योगों को संचालित करना होता है। पाँच, अभिप्रेरण, यह पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा कर्मचारियों के प्रति कार्य में लगाव, आकर्षण और प्रेरणा दी जाती है। 6, नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य संपन्न हो रहे हैं या नहीं। यदि नहीं हो रहे हो तो कारणों की खोज की जाती है। 7, समन्वय, कर्मचारियों में मधुर संबंध स्थापित करना समन्वय कहलाता है। बोलचाल की भाषा में इसे आपसी तालमेल कहते हैं। प्रश्न 5, हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को लिखिए। उत्तर, 1, अनुशासन, 2, आदेश की एकता, 3, निर्देश की एकता, 4, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के पक्ष में समर्पण, 5, कर्मचारियों का प्रतिफल, 6, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, 7, सोपान श्रृंखला, 8, व्यवस्था, 9, समता, 10, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, 11, पहल क्षमता, 12, सहयोग की भावना। प्रश्न 6, टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को लिखिए। उत्तर, 1, कार्यानुमान का सिद्धांत, 2, प्रयोगों का सिद्धांत, 3, नियोजन का सिद्धांत, 4, वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत, 5, कार्य विभाजन का सिद्धांत, 6, प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत, 7, प्रमापीकरण का सिद्धांत इत्यादि। कृपया इनको पेपर में विस्तार से लिखें। प्रश्न 7, टेलर एवं फेयोल के सिद्धांतों में अंतर लिखिए। उत्तर, 1, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक था जबकि फेयोल का प्रबंध। 2, टेलर ने क्रियात्मक संगठन को उचित माना जबकि फेयोल ने आदेश की एकता को। 3, टेलर को कारखाना विशेषज्ञ माना जाता है जबकि फेयोल को प्रबंध विशेषज्ञ। 4, टेलर वैज्ञानिक प्रबंधक थे जबकि फेयोल प्रशासनिक प्रबंधक थे। 5, टेलर के सिद्धांत वर्तमान में दिखाई नहीं देते जबकि फेयोल के सिद्धांत लागू है। प्रश्न 8, टेलर और फेयोल के सिद्धांतों में समानताओं को लिखिए। 1, टेलर का अध्ययन केंद्र श्रमिक था
जबकि फेयोल का अध्ययन केंद्र प्रबंध था। 2 टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत थे, जबकि फेयोल के सिद्धांत प्रशासन के सिद्धांत माने जाते थे। 3 टेलर का प्रयोग बिंदु कारखाना था, जबकि फेयोल का प्रयोग बिंदु प्रशासन था। 4 टेलर ने उपक्रम हेतु क्रियात्मक संगठन को उचित ठहराया, जबकि फेयोल ने आदेश की एकता को उचित ठहराया। 6 टेलर को कारखाना विशेषज्ञ माना जाता है, तो फेयोल को प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है। 7 वर्तमान में टेलर के सिद्धांत व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ते, जबकि फेयोल के सिद्धांत आज भी अनेक उपक्रमों में लागू किए गए हैं। प्रश्न 9 औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर लिखिए। उत्तर 1 औपचारिक संगठन का अस्तित्व देश के कानून के अधीन किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन की स्थापना किसी कानून के अनुसार नहीं अपितु सामान्य या स्वयं ही हो जाती है। 2 औपचारिक संगठन के सदस्य केवल एक कार्य समूह के साथ जुड़े होते हैं, परंतु अनौपचारिक संगठन के सदस्य अगर चाहे तो एक से अधिक कार्य समूह के सदस्य भी बन सकते हैं। 3 औपचारिक संगठन साधारण तौर पर स्थायी रूप के होते हैं, परंतु अनौपचारिक संगठनों का समूह अस्थायी रूप का होता है। 4 औपचारिक संगठन के लिए कार्य करने की विधि लिखित रूप में वर्णित की जाती है, परंतु अनौपचारिक संगठन की कार्यवाही लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं होता। प्रश्न 10 विकेंद्रीकरण एवं भारार्पण में अंतर लिखिए। उत्तर 1 भारार्पण में अधिकारों का हस्तांतरण अस्थायी होता है, जबकि विकेंद्रीयकरण में अधिकार स्थायी रूप से अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं। 2 भारार्पण में अधिकार सौंपने के बाद भी अधिकार सौंपने वाले का अधीनस्थ पर पूरा नियंत्रण रहता है, जबकि विकेंद्रीयकरण के अंतर्गत प्रायः अधिकार सौंपने वाले का अधीनस्थों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। 3 भारार्पण में कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकार अस्थायी रूप से दिया जाता है, जबकि अधिकार को विकेंद्रीकरण में स्थायी रूप से दिया जाता है। प्रश्न 11 कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन में अंतर लिखिए। उत्तर 1 भर्ती सिक्के का पहला पहलू होता है, जबकि चयन सिक्के का दूसरा पहलू होता है। 2 भर्ती में आवेदकों की संख्या अधिक होती है, जबकि चयन में कम होती है। 3 भर्ती में कर्मचारियों की खोज की जाती है, जबकि चयन में नियुक्त किया जाता है। 4 भर्ती का कार्य चयन के पहले होता है, जबकि चयन का कार्य भर्ती के बाद होता है। 5 भर्ती एक साधन है, जबकि चयन एक साध्य होता है। प्रश्न 12 एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होना चाहिए। उत्तर 1 नेता बुद्धिमान होना चाहिए, जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। 2 नेता का आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, जिससे वह दूसरों को आकर्षित कर सके। 3 नेता साहसी होना चाहिए, जो गंभीर समस्या भी अडिग रहे। 4 नेता मित्र व्यवहार करने वाला तथा मृदुभाषी होना चाहिए। 5 नेता को सभी नियमों का ज्ञाता होना चाहिए। 6 नेता को ईमानदार होना चाहिए। प्रश्न 13 मौखिक संप्रेषण एवं लिखित संप्रेषण में अंतर लिखिए। उत्तर 1 मौखिक संप्रेषण लिखित नहीं होता है, जबकि लिखित संप्रेषण लिखित होता है। 2 मौखिक संप्रेषण में कम समय लगता है, जबकि लिखित संप्रेषण में ज्यादा समय लगता है। 3 मौखिक संप्रेषण में अफवाहें फैलने का डर होता है, जबकि लिखित संप्रेषण में नहीं। 4 मौखिक संप्रेषण में विश्वसनीयता का गुण नहीं होता है, जबकि लिखित में होता है। 5 मौखिक संप्रेषण उपयुक्त नहीं होता है, जबकि लिखित संप्रेषण उपयुक्त होता है। प्रश्न 14 अभिप्रेरणा क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए। उत्तर अभिप्रेरणा अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द से बना है। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति करना। साधारण शब्दों में अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अग्रसर करता है अथवा गति प्रदान करता है। अभिप्रेरणा के प्रकार 1 जब कोई व्यक्ति धन से प्रेरित होकर कार्य करता है तो उसे मौद्रिक अभिप्रेरणा कहते हैं, जैसे वेतन, मजदूरी इत्यादि। 2 वह प्रेरणा जिसे मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, उसे अमौद्रिक अभिप्रेरणा कहते हैं, जैसे नौकरी की सुरक्षा, कार्य संतुष्टि इत्यादि। प्रश्न 15 एक प्रभावी संप्रेषण में कौन से गुण होना चाहिए। उत्तर संप्रेषण में निम्न गुण होना चाहिए। 1 संप्रेषण सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए।
2 संप्रेषण का उचित माध्यम होना चाहिए। 3 संप्रेषण अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। 4 संप्रेषण में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 5 संप्रेषण की भाषा कठोर नहीं होना चाहिए। प्रश्न 16 औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर लिखिए। उत्तर 1 औपचारिक संप्रेषण का निश्चित मार्ग होता है, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण का नहीं होता है। 2 औपचारिक संप्रेषण ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर होता है, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण टेढ़ा मेढ़ा होता है। 3 औपचारिक संप्रेषण की एक निश्चित प्रणाली होती है, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण की निश्चित प्रणाली नहीं होती है। 4 औपचारिक संप्रेषण विश्वसनीय होता है, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण विश्वसनीय नहीं होता है। प्रश्न 17 विक्रय प्रबंध एवं विपणन प्रबंध में अंतर लिखिए। उत्तर 1 विक्रय प्रबंध का संबंध कर्मचारी संगठन से होता है, जबकि विपणन प्रबंध का संबंध विक्रय वितरण बीमा से होता है। 2 विक्रय प्रबंध का कार्य उत्पादन के बाद प्रारंभ होता है, जबकि विपणन प्रबंध का प्रारंभ उत्पादन के पूर्व होता है। 3 विक्रय प्रबंध विपणन का अंग है, जबकि विपणन प्रबंध काफी व्यापक है। 4 विक्रय प्रबंध का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि विपणन का उद्देश्य ग्राहक संतुष्टि होता है। प्रश्न 18 एक अच्छे ब्रांड में कौन कौन से विशेषताएं होनी चाहिए। उत्तर 1 ब्रांड का नाम छोटा होना चाहिए। 2 ब्रांड का उच्चारण सरल होना चाहिए। 3 ब्रांड का नाम आकर्षक होना चाहिए। 4 ब्रांड का नाम अश्लील नहीं होना चाहिए। 5 ब्रांड का पंजीयन होना चाहिए। प्रश्न 19 ब्रांड एवं लेबल क्या है, समझाइए। एक ब्रांड एक उत्पाद सेवा या अवधारणा है जिसे सार्वजनिक रूप से अन्य उत्पादों सेवाओं या अवधारणाओं से अलग किया जाता है, ताकि इसे आसानी से संप्रेषित किया जा सके। 2 लेबल तैयार करने की प्रक्रिया लेबलिंग कहलाती है। लेबल पर प्रायः उत्पाद का ब्रांड नाम, उत्पादक का नाम व पता, उत्पाद में प्रयोग की गई सामग्री, कीमत, उत्पाद की प्रयोग विधि, उत्पाद की निर्माण व उसके प्रयोग की अंतिम तिथि आदि सूचनाएं दी जाती है। प्रश्न 20 उपभोक्ता के अधिकारों को लिखिए। उत्तर अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित 6 उपभोक्ता अधिकार प्रदान किए गए हैं। 1 सुरक्षा का अधिकार, 2 सूचना प्राप्त करने का अधिकार, 3 चयन का अधिकार, 4 सुनवाई का अधिकार, 5 क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, 6 उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। प्रश्न 21 उपभोक्ता के उत्तरदायित्वों को लिखिए। उत्तर 1 बाजार से सामान खरीदते समय उपभोक्ता उसकी गुणवत्ता, लिखित मूल्य, गारंटी अथवा वारंटी अवधि देखना न भूलें। 2 जहां तक संभव हो सके उपभोक्ता वही माल खरीदे जिस पर I0S0 I0 अथवा एक मार्क का शब्द चिन्ह लगा हो। 3 उपभोक्ता को खरीदे हुए सामान व सेवा की रसीद तथा वारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। 4 उपभोक्ता को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए।